थे। आज हमारे पास स्टार्टिंग से क्वेश्चन है 41। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये क्या कह रहा है, गैस कैन बी कंट्रोल्ड एंड द एनर्जी लॉस इज वेरी स्मॉल वेयर एज विच कैन बी कंट्रोल्ड, यहाँ पे आएगा कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ओहमिक रेजिस्टेंस विच इन्वॉल्व ह्यूज एनर्जी लॉसेज इन द फॉर्म ऑफ हीट। देखो कल हमने जैसे क्वेश्चन किया था कि किसको ट्रांसफर करना इजी है हमारे लिए, वो हमने देखा था कि हम एसी को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और डीसी को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा पावर लगानी पड़ती है। और अगर लॉसेज की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या रहते हैं अपने पास, हाई लॉसेज रहते हैं। ठीक है, हाई लॉस होता है, इसमें लॉस जो है वो कम रहता है। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द चोक कॉइल एंड द एनर्जी लॉस इज वेरी स्मॉल, विच कौन सा होगा ये यहाँ पे एसी, और जिसको हम कंट्रोल करते हैं ओहमिक रेजिस्टेंस से, और उसमें एनर्जी लॉसेस भी क्या है बहुत ज़्यादा अगर हैं तो वो कौन सा होता है हमारे पास, दैट इज डीसी डायरेक्ट करंट एंड दैट इज एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो ऑप्शन यहाँ से ए अपना कौन सा रहेगा, जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्प्लिट रिंग्स आर यूज्ड इन, स्प्लिट रिंग्स को हम किस में यूज करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जनरेटर की, इसकी बात करते हैं जनरेटर की, तो हमें पता है जनरेटर के अंदर एसी भी जनरेट होती है और डीसी भी जनरेट होती है, यानी कि बोथ टाइप ऑफ करंट कैन बी जनरेटेड बाय द जनरेटर। इसमें हम यूज करते हैं क्या, स्प्लिट रिंग। क्या यूज किया जाता है इसमें, स्प्लिट रिंग्स, और इसमें हम यूज करते हैं किसका, कम्युलेटर का। इसका यूज करते हैं कम्युलेटर का। अब ये कह रहा है कि स्प्लिट रिंग किस में यूज किए जाते हैं, एसी जनरेटर में यूज किए जाते हैं, हाँ जी किए जाते हैं। डीसी जनरेटर, ठीक है, डीसी जनरेटर या डीसी जनरेटर में यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कम्युलेटर यूज करते हैं, ये ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर हमारे पास एक और क्या होता है कि एक और इंस्ट्रूमेंट होता है टाइप मोटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर जिसको बोलते हैं उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, स्प्लिट रिंग का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट रहेंगे, दैट इज ए एंड बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायर इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव वायर, कौन सी वायर को इसमें से नेगेटिव वायर भी बोला जाता है। फर्स्ट है न्यूट्रल वायर को, अर्थ वायर को, लाइव को या ओल को। ओल इसका ऑप्शन नहीं रहेगा। अर्थ वायर हमें पता है कि ग्रीन कलर की होती है और क्या करती है, इंसुलेशन इसका ग्रीन कलर का होता है और करंट से बचाती है। ठीक है, लाइव वायर रेड कलर की होती है, ये हमें क्या करती है, जो सप्लाई आ रही है उसको मतलब प्रोसीड करती है, आगे देती है। तो न्यूट्रल वायर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वायर भी बोला जाता है, और इसका कलर जो है जनरली हम ब्लैक रखते हैं। ठीक है, या फिर ग्रे भी इसका हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइव वायर यूजली हैज विच इंसुलेशन। लाइव वायर का अगर हम इंसुलेशन देखें या तो रेड मिलेगा या फिर कैसा मिलेगा, ब्राउन, यानी कि ए एंड बी बोथ द ऑप्शन विल करेक्ट। ठीक है, जनरली रेड मिलता है और कई बार देखा गया है कि ये जो है ब्राउन कलर का भी इंसुलेशन समझ गए ना, जैसे कि ये हमारे पास कॉपर वायर है तो इसको इंसुलेट किया जाता है, बाहर के जो सराउंडिंग है उससे इंसुलेट किया जाता है। तो ये किस कलर का होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन, जो कलर हमें वायर का दिखाई देता है दैट इज रेड फॉर लाइव वायर। ठीक है, इसके अंदर जो कॉपर वायर है वो चलती रहती है। या फिर ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। क्लियर है इतनी बात। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ वायर यूजली हैज विच इंसुलेशन। अर्थ वायर जो है वो किस कलर की होती है, वो होती है कैसी, ग्रीन। ठीक है, हमेशा किस कलर की मिलती है, वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ओके, द न्यूट्रल वायर यूजली हैज विच इंसुलेशन। न्यूट्रल वायर या फिर नेगेटिव वायर भी इसको बोला जाता है, ये किस कलर की होती है, या तो ये ब्लैक मिलेगी या फिर ये ग्रे मिलेगी। ठीक है, तो ए एंड बी बोथ द ऑप्शन विल करेक्ट है। ओके जी, चलिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इन अमेरिका। अमेरिका की बात अगर करें तो हमारे पास क्या है, एक लाइव वायर है और दूसरा न्यूट्रल वायर है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लाने की जरूरत क्यों पड़ी, हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो हमारा करंट चलेगा। इन दोनों के बीच में मान लेते हैं 10 के पोटेंशियल पे है, 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो हमेशा जो पोटेंशियल है वो हायर टू लोअर मूव करता है, अपने को पता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो करंट वहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ पे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में अमेरिका में पूछ रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वहाँ पे होता है 110 वोल्ट। और अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कितना रहता है, ये इंडिया की अगर बात करते हैं तो लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट। कितना रहता है, 220 वोल्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन द अकाउंट ऑफ शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट टू अ वेरी स्मॉल वैल्यू। जब शॉर्ट सर्किट होता है उस टाइम पे हमें पता है जो करंट है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, यानी कि बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है। और अगर करंट इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, कम। कितनी वैल्यू तक, बहुत ज़्यादा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाता है।
ठीक है, रेजिस्टेंस रहता ही नहीं वहाँ पे, करंट इतना इनफाइनाइट यूज अमाउंट में वेरी करता है। ओके, समटाइम्स सर्किट कैच फायर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। भी कह रहा है कि कुछ मतलब कई बार क्या होता है जो परिपथ है वो आग पकड़ देता है, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शंस अगर देखें तो वो शॉर्ट सर्किट के कारण होता है, ओवरलोडिंग के कारण होता है, हाई करंट के कारण होता है, या सभी के कारण। ये हमारे पास क्या होता है, सभी मतलब रीजंस हो सकते हैं यहाँ पे। शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, करंट ज़्यादा अमाउंट में बढ़ जाएगा, और हमें पता है कि अगर करंट बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हीट भी बढ़ जाएगी। करंट बढ़ा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या करेगी, हीट भी यहाँ से वेरी करेगी। हीट होगी तो क्या होगा, स्पार्किंग होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे फायर जो है वो कैच कर लेगा। ठीक है, ओवरलोडिंग होगी तब भी यही सेम सिनेरियो होगा, और हाई करंट होगा तब भी ये सेम सिनेरियो रहेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 50, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड इन विच एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन। किसके साथ कनेक्ट करते हैं और किस जो है क्रम में हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो जो फ्यूज वायर है, ये फ्यूज वायर काम किसके बेस पे करता है, ये काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इस बेस पे काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है ना, तो फ्यूज वायर किस पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। इसको हमेशा जोड़ा जाता है किसमें, सीरीज में। सीरीज में जोड़ेंगे और किसके साथ कनेक्ट करेंगे, लाइव वायर के साथ। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, सी ऑप्शन यहाँ से क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, फॉर ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक हीटर और गीजर एक्सेट्रा एज ए फ्यूज कैपेसिटी शुड बी पुट इन द लाइन। ये कह रहा है कि गीजर या फिर प्रेस जो है, मतलब हाई अप्लायंसेज जो हैं जो ज़्यादा लोड लेते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, उनके लिए फ्यूज वायर कितने एम्पियर का होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं बहुत स्मॉल वायर, स्मॉल जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर अप्लायंसेज कह सकते हैं, लाइक चार्जर या फिर बल्ब या एलईडी, इनके लिए तो होता है स्मॉल। ठीक है, फ्यूज वायर 5 एम्पियर का रहेगा। लेकिन अगर हम हैवी अप्लायंसेज की बात कर रहे हैं तो उनके लिए जो फ्यूज वायर है वो कितना रहेगा, 15 एम्पियर, अप्रोक्स 15 एम्पियर यहाँ पे फ्यूज वायर रहेगा। क्लियर? हाउ इज अर्थिंग हेल्प। अर्थिंग जो हम करते हैं, भू संपर्क युक्त हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे जो भी बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है, तो उनके ऊपर एक हम मतलब एक मेटल का कोई ऐसे छड़ टाइप उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि जो जब भी अगर लाइटनिंग होती है, थंडरिंग होती है, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचा के उसके अंदर से क्या हो जाए, पास कर जाए और कहाँ पे चली जाए, अर्थ में। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अर्थिंग हमने कर दी, वो उससे हमारी हेल्प क्या हुई। ठीक है, हमें क्या मिला। फर्स्ट कह रहा है इट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्राउंड। ये क्या करता है, एक अल्टरनेट पाथ दे देता है। ठीक है जी, बात तो ठीक है। अल्टरनेट पाथ का मतलब क्या है कि ये हमने बिल्डिंग बना रखी थी यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, यहाँ पे हमने वो क्या कर रखा था, एक इस तरीके से हम लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल की रोड, और ये मेटल की रोड इसके साथ साथ में कहाँ होती है, नीचे अर्थ में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, अर्थ के अंदर, इसी को अर्थिंग बोला जाता है ना। तो जैसे ही थंडरिंग होगी तो सारा का सारा चार्ज जो है इसके थ्रू क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अगर ये ना हो तो फिर बिल्डिंग के अंदर से जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, एक अल्टरनेट पाथ जो है वो प्रोवाइड कर देती है। ओके, ड्यू टू वेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द अर्थ वायर, द current in circuit rises to a very high value, thereby the melting fuse in that circuit and the cutting of electric supply। ये क्या कह रहा है कि भू संपर्क तार में बहुत कम प्रतिरोध होता है। अगर हम स्विच की बात करते हैं, जैसे हैवी अप्लायंसेज में आपने देखा होगा जो स्विच होता है उसके वो 3 होते हैं, है ना। मतलब जो अगर हम नॉर्मल देखते हैं उनके तो वो 2 ही मिलते हैं स्विच आगे लगाने वाले, एक लाइव के लिए मिलता है और एक न्यूट्रल या नेगेटिव के लिए मिलता है। और इसमें क्या होते हैं, 3 होते हैं। एक किसका होता है, ये अर्थिंग का, आपको पता होगा। तो ये कह रहा है कि जो अर्थ वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। तो करंट को जब भी जाना होगा तो वो क्या करेगा, अपने इजी वाले पाथ से जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू द रेजिस्टिव पाथ। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये कह रहा है कि सारा का सारा करंट वहाँ से चला जाएगा और जो फ्यूज वायर है वो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। दैट्स वाई जो सर्किट है वो कट जाएगा और अप्लायंस जो है वो बच जाएगा। ठीक है, इसलिए हम अर्थिंग करते हैं, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, उसके अंदर चला जाता है, और जिसकी वजह से फ्यूज वायर ब्रेक कर जाता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इट हेल्प इन प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स। इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के लिए ये क्या करता है, लगने से बचाता है अपने को, इसीलिए तो यूज करते हैं, है ना। तो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। अर्थिंग ऐसे ऐसे अपनी हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मेन ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस इज सिग्निफिकेंट आर। 2 कौन कौन से ह्यूमन बॉडी के अंदर वो पार्ट हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता है। एक तो हम बात करते हैं हमारे ब्रेन की, ब्रेन के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरा हमारे हार्ट के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, बोथ मैग्नेटिक फील्ड भी है।
ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं तो अपने पास क्या बताएंगे हम, हृदय एंड मस्तिष्क के अंदर, ठीक है। इसीलिए जो MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसी से की जाती है, ठीक है। जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे हम ECG करते हैं, आप लोगों को पता होगा, मेडिकल फील्ड की क्या है, कुछ टर्म्स हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हार्ट के लिए की जाती है और ये मोस्टली ब्रेन के लिए की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर प्रेजेंट। पूरी बॉडी के अंदर होता है हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर मैग्नेटिक की बात करते हो, मैग्नेटिक 2 पार्ट में मिलता है, ब्रेन में और हार्ट में, ठीक है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑब्टेन ऑन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें चाहिए, मैं यूनिफॉर्म का मतलब हमने कल पढ़ा था, यूनिफॉर्म का मतलब होता है क्या, कि एक जैसा, ठीक है, सेम एट ऑल पॉइंट, सेम एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट्स पे क्या हो, सेम हो। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट कह रहा है कि वो हमें बार मैग्नेट से मिलेगा। बार मैग्नेट का अगर आपको पैटर्न याद हो तो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये यूनिफॉर्म नहीं देता है, यूनिफॉर्म का मतलब कि अगर हम दूर जाते जाएंगे तो ये कम होता जाएगा, यहाँ पे वैल्यू देखें तो क्या मिलेगी, लो मिलेगी, और यहाँ पे इसके पोल्स पे वैल्यू देखेंगे तो क्या मिलेगी अपने को, हाई मिलेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म इससे नहीं मिलता। नेक्स्ट कह रहा है हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट से भी अपने को यूनिफॉर्म नहीं मिलता, इस तरीके से होती है हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। वही पोल से ज़्यादा मिलेगा, इसका पोल्स पे ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे कम मिलेगा। नेक्स्ट है एक सर्कुलर कैरिंग, करंट कैरिंग वायर, एक सर्कुलर वायर है, मतलब एक रिंग इस टाइप से दे रखे हमने, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरीके से, यूँ मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम अगर देखें तो वो कहाँ पे होता है, सेंटर पे, यूनिफॉर्म इसका भी नहीं होता है। एक सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर जो है, इसमें क्या होता है, अपने पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल अगर वायर है तो इस तरीके से सिलेंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, ठीक है, एक वायर के अराउंड देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा और सिमिलर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब ये वायर इनफाइनाइट है तो इस तरीके से चलता रहेगा, अदरवाइज यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अपने को इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 55, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, ये कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट जब होता है तो करंट क्या करता है, वेरी हाई वैल्यू में क्या करता है, इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली इंक्रीज हैवीली, ठीक है। तो करंट क्या करेगा, यहाँ पे इंक्रीज कर देगा, करंट इंक्रीज करेगा, दैट्स वाई रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होता क्या है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बोलते उसको, चार्जिंग ए बॉडी, इट इज इंडक्शन, ठीक है। सिमिलर टर्म है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और वो इलेक्ट्रिक इंडक्शन है जिसमें हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं उसको। प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन अ कोइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कोइल, हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग ए कोइल इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, नहीं है, इससे नहीं होगा, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं बोलते। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट पासिंग थ्रू द कोइल, इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बाय यूजिंग द मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्ड को अगर मैं यहाँ पे तोड़ती हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रो मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रो मीन्स हमें क्या करनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, कहाँ से जनरेट करनी है, बाय यूजिंग रिलेटिव मोशन, इसके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए बिटवीन मैग्नेट्स, ठीक है। मैग्नेट्स के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अपने पास इलेक्ट्रिसिटी दैट इज करंट जो है यहाँ पे जनरेट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी, एन A magnetic compass is placed near a current carrying wire. The deflection of the needle of the magnetic compass increases. This show, ये क्या शो कर रहा है, ये कह रहा है कि हमने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर था, उसके पास एक कंपास नीडल रखा और वो जो कंपास नीडल है उसकी डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा तेज हो गई। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दिखा रहा है कि करंट जो है वायर के अंदर से इंक्रीज कर गया, करंट डिक्रीज कर गया, या मैग्नेटिक कंपास हैड डिस्टर्ब समटाइम समवन, या फिर नन ऑफ दिस, ये तो दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं। अब करंट इंक्रीज करेगा तभी तो उसकी डिफ्लेक्शन इंक्रीज होंगी ना, ठीक है, क्योंकि करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है इसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी बड़ी मैग्नेट बनेगी, जितनी बड़ी मैग्नेट होगी फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी, दैट इज डिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी की आवृत्ति, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी, डीसी की फ्रीक्वेंसी, डीसी हमें पता है कि किस तरीके से चलता है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज करती है, इस डायरेक्शन पे हम टाइम लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं करंट, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0, ओके। और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, ठीक है ना। विच टाइप ऑफ करंट इज प्रोड्यूस बाय अ ड्राई सेल, ड्राई सेल, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। ड्राई सेल किससे बनती है अपने पास, डीसी से, ठीक है। जो ड्राई सेल हमें, या ड्राई सेल बेसिकली बैटरी है, बैटरी अपने को कौन सी सप्लाई देती है, दैट इज डीसी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू, स्विच जो है वो किस में कनेक्ट होता है, वो अर्थ वायर के साथ कनेक्ट होता है, स्विच जो हम लगाते हैं, ठीक है, न्यूट्रल वायर के साथ होता है, लाइव वायर के साथ होता है, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। स्विच ऑन करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ना उसके अंदर से, तो यहाँ पे क्या होगा, वो किसके साथ कनेक्ट होगा, लाइव वायर के साथ, ठीक है, लाइव वायर के साथ यहाँ पे कनेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसको हम सप्लाई देते हैं, हम कौन सी दे रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो कौन सी एनर्जी हमें बना के देगा। अगर हम बल्ब की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन लाइट एनर्जी, किसमें कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। करता कौन है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साउंड एनर्जी, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, या मैकेनिकल एनर्जी में करेगा, न्यूक्लियर एनर्जी में करेगा, या फिर नन ऑफ दीज। किस में कर रहा है ये, लाइट एनर्जी में, ठीक है, इनमें से तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग होंगे, ठीक है, नन ऑफ दीज। और ये याद भी रखना है अपने को, किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो बेस्ड होगा किसके ऊपर, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। हमें पता है कि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और वो अपने को क्या देता है, हीट देता है, ठीक, क्लियर है ना। तो यहाँ से क्या होगा अपने पास, ये जो है इलेक्ट्रिक आयरन बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। A bar magnet is cut lengthwise into 3 parts. The total number of poles will be. ये कह रहा है कि अगर मैं एक मैग्नेट को 3 पार्ट में ब्रेक कर दूं, 3 मैग्नेट उससे बना दूं, तो हमारे पास कितने पोल बनेंगे। एक मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, हमें पता है 2 पोल होते हैं। और हमें ये भी पता है कि मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक टाइप का चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर पोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे जब मैं इसको ब्रेक करूंगी क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ जनरेट होगा, यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ। कितने पोल बन गए यहाँ पे, टोटल 6 पोल। कितने पोल बन गए यहाँ पे अपने पास, टोटल 6 पोल, ठीक है। द वायर हैविंग ए ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग, ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग किसके होती है, ये अर्थ वायर के, ठीक है। ग्रीन हमारे पास एक ही होती है, दैट इज अर्थ वायर, जिसको हम बोलते हैं, जो अर्थिंग के काम आती है। A compass needle placed just above the wire with electrons are moving towards the west will be, ये कह रहा है कि कंपास नीडल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की हमें वो फोर्स के डायरेक्शन बतानी, उसके ऊपर कितनी कैसी आएगी। अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे मूव कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं वेस्ट के अंदर, वेस्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स वेस्ट में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स वेस्ट में जा रहे हैं, तो करंट कहाँ पे जाएगा, ईस्ट में जाएगा, क्योंकि हमें पता है करंट की और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है वो क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट। करंट अगर वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, इसके ऊपर रखा है, जस्ट अबो रखा है मैग्नेटिक नीडल को। देखो अब यहाँ से समझना थोड़ा सा, करंट कहाँ जा रहा है, ईस्ट में, इलेक्ट्रॉन्स वेस्ट में जा रहे हैं, करंट कहाँ जाएगा, ईस्ट में। करंट की डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे, अपना थंब रखेंगे, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे इसमें। करंट की डायरेक्शन में हमने क्या रखा, थंब को रखा। अब इसके ऊपर यहाँ पे मैग्नेटिक जो कंपास है वो रखा हुआ है, ठीक है। इस पर हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब कर्वेचर ऑफ फिंगर्स कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, यानी कि इस तरीके का होगा। यहाँ पे अगर हम बनाते हैं एक बॉक्स तो हमें दिखेगा ये कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, कहाँ पे आ रहा है, आउटवर्ड, ठीक है। तो आउटवर्ड यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं तो ये कहाँ पे आ जाएगी, डायरेक्शन साउथ के अंदर, कहाँ पे आ जाएगी, साउथ में आ जाएगी। क्लियर है। चलिए, ए जनरेटर विद कॉम्युलेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, एक जनरेटर है, कॉम्युलेटर के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, हमें पता है ऑब्वियसली वो क्या करेगा, डीसी को प्रोड्यूस करेगा। अगर स्प्लिट रिंग लगाए हैं तो वो किसको प्रोड्यूस करेगा, एसी को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है ना। नेम द रूल विच गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उस रूल का नाम बताओ जो डायरेक्शन देता है किसकी, इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस्ड करंट बोले या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर बोले, ठीक है, ये दोनों की डायरेक्शन कौन देता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। कौन सा देगा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। इस दक्षिण हस्त नियम के अंदर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या बताते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट यानी कि जो थंब है ये किसकी डायरेक्शन देता है, ये देगा अपने को मोशन ऑफ कंडक्टर की। उसके बाद ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा और ये किसकी डायरेक्शन देगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। क्लियर है। तो यहाँ से ये चीज भी ध्यान रखोगे। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रोटेट विद द कोइल, इनमें से क्या चीज है जो कोइल के साथ रोटेट करती है।
अब यहाँ पे देखो ब्रशेस रोटेट नहीं करते, ब्रशेस तो इस तरीके से सिंपल लगे रहते हैं, जो जिनका काम क्या होता है करंट को पास करना, ठीक है, करंट को सर्किट के अंदर पास करते। दोनों हो नहीं सकता, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता। वैसे तो अगर हम नेग्लेक्ट करें ऑप्शंस को तो कम्युलेटर होगा, लेकिन कम्युलेटर का काम होता है क्या कि डायरेक्शन को चेंज करना। इसकी डायरेक्शन जो मतलब एसी बन रही है अपने पास, पोलैरिटी चेंज करने का काम होता है। इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, स्प्लिट रिंग लगा सकते हैं। और जैसे ही आप लोगों ने वो देखा होगा इसका कंस्ट्रक्शन, तो वहाँ पे देखा होगा स्प्लिट रिंग क्या करते हैं, इसके साथ रोटेट करते हैं। स्प्लिट रिंग को ही हम चेंज करते हैं किसमें, कम्युलेटर, ठीक है ना। तो किसको कौन चेंज करेगा यहाँ पे, कम्युलेटर। चलिए जी, A stream of positively charged particle moving towards the west, वेस्ट की तरफ जा रही है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ओके, टुवर्ड्स नॉर्थ। ये कह रहा है कि एक स्ट्रीम है जो अपनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की, वो कहाँ जा रही है, वेस्ट में जा रही है। इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ बाय द मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी। पहली बात तो ये कि इसको किससे निकालेंगे, फ्लेमिंग राइट लेफ्ट हैंड रूल। अब देख लो कि ये क्या कह रहा है कि कहाँ पे जा रहे हैं, वो वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। अल्फा पार्टिकल आर द हीलियम न्यूक्लियस, यू ऑल्सो नो, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम न्यूक्लियस है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट। और इनके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कहाँ पे लग रही है, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। ये कहाँ पे जा रही है, नॉर्थ। कल आप लोगों को याद हो तो ऐसा ही एक क्वेश्चन था, उसमें जो डिफ्लेक्शन हो रही थी वो साउथ में हो रही थी, ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस था। अब इसमें कहाँ पे हो रही है, नॉर्थ में हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन बतानी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर रूल अप्लाई करते हैं तो मेरे पास जो करंट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। और जो फोर्स है वो कहाँ पे लग रही है, नॉर्थ में, कहाँ पे लग रही है, नॉर्थ में। अगर इस तरीके से हम दें डायरेक्शंस को, ठीक है, तो फोर्स लग रही है नॉर्थ में और वो जा रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि जैसे पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वहाँ पे तो हमने डायरेक्शन चेंज कर दी थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं की, करंट की डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि पॉजिटिव की अलोंग होती है, पॉजिटिव पार्टिकल्स के अलोंग होगी, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग चलते हैं दोनों, ओके। तो फोर्स ऊपर लग रही है और ये जो है वेस्ट की तरफ है, तो आपकी तरफ आ रहा है ये, ठीक है, जो फर्स्ट फिंगर है पॉइंट आउट कर रही है आउटवर्ड, ठीक है, तो अपवर्ड या फिर आउटवर्ड हम बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ए कोइल इज व्यूड फ्रॉम वन एंड एंड द करंट फ्लो इज एंटी क्लॉकवाइज, देन द पोल, कौन सा पोल वहाँ पे बनेगा, ये पोलैरिटी अपने को देखनी होती है, मतलब जो रोटेशन है, अगर एंटी क्लॉक बन रहा है तो कौन सा बनेगा, नॉर्थ बनेगा, और अगर बन रहा है यहाँ पे क्लॉकवाइज तो अपने पास कौन सा बनेगा, साउथ बनेगा, ठीक है। इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो, क्लॉक रूल है ये बेसिकली कि नॉर्थ में, नॉर्थ जो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ के लिए कैसी है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर साउथ की बात करते हैं तो साउथ में ये इस तरीके से बनता है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से जा रहा है, दैट इज क्लॉक, वो क्लॉक रूल बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखो, क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंटी क्लॉक है तो अपने पास बन जाएगा नॉर्थ पोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद योर बैक टू वन वॉल, अच्छा, the electron beam is moving horizontally from the back and towards the front wall, deflected by a strong magnetic field to your right hand, what is the direction of the magnetic field। ये कह रहा है कि अपने पीछे से कोई एक इलेक्ट्रॉन की स्ट्रिंग आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम आ रही है अपने पीछे से, यानी कि पीछे से आगे की दीवार की तरफ जा रही है, ठीक है, इमेजिन करो, ओके। अब ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, कहाँ पे लग रही है, राइट हैंड साइड की तरफ, यानी कि आपका राइट हैंड देखो, मेरा ये वाला राइट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम उधर आ रही है तो उसकी जो करंट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है, दैट इज करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन ये वाली लगाएंगे इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, करंट की डायरेक्शन उल्टी होगी, बीम उस तरफ जा रही है, इलेक्ट्रॉन की जो करंट की डायरेक्शन है यहाँ पे होगी। अब ये क्या कह रहा है कि वो जो फोर्स लगा रहा है वो कहाँ पे लगा रहा है, आपके राइट हैंड की तरफ, कहाँ पे लगा रहा है, राइट हैंड। अब ये है ना राइट हैंड, तो इधर आ रहा है करंट, राइट हैंड उस तरफ है, तो फोर्स कहाँ लग रही है, उसके ऊपर नीचे, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड, कहाँ पे आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट है, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सिर्फ प्रेजेंस हमने को अगर देखनी है तो हम क्या यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर, और अगर हमें करंट को मेजर करना है देन हम वी विल यूज एमीटर, ठीक है, फिर क्या यूज करते हैं हम, एमीटर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीबी, एमसीबी किसके ऊपर काम करती है, एमसीबी मीन्स मिनी सर्किट ब्रेकर, ठीक है,
ओके ये फ्यूज वायर की जगह पे काम करती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि फ्यूज वायर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं, ये करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, फ्यूज वायर की अगर बात करते हैं। लेकिन एमसीबी हीटिंग इफेक्ट पे नहीं करती, ये करती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी में क्या होता है कि ये फ्यूज वायर को रिप्लेस करें, फ्यूज वायर हीटिंग इफेक्ट पे था तो ये भी हीटिंग इफेक्ट नहीं, ये किस पे काम करती है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। ठीक है ना, चलिए द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट इज इन, अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस, कौन सी ज्योग्राफिकल एक्सिस के साथ में है, तो वो ज्योग्राफिकल कौन सी है, साउथ। अर्थ का नॉर्थ ज्योग्राफिकल साउथ में। ठीक है, अर्थ के नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अर्थ का जो नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या है, अपोजिट है, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ हम मानते हैं उसका अपोजिट है। ठीक है, तभी तो कंपास नीडल मतलब नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करते हैं। द मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट, मैग्नेट जो है वो किसको आकर्षित नहीं करता, प्लास्टिक को, कॉपर को, आयरन को, स्टील को, ऑल मेटल को। मेटल को करेगा, मेटल है ये भी मेटल है। ठीक है, प्लास्टिक को वो यहाँ पे नहीं करेगा अट्रैक्ट। क्लियर है ना, क्योंकि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको हम मैग्नेटाइज कर देते हैं। ठीक है, मैग्नेटाइज करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में रख के उनके अंदर इंड्यूस कर सकते हैं, वो वाली प्रॉपर्टी। ओके, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आर डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, ओरस्टेड ने। कल इसका एक्सपेरिमेंट भी समझाया था हमने। ठीक है, क्या था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर था अपने पास, या एक सर्किट उन्होंने बना रखा था, उसके पास कंपास नीडल रखा था, उन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या आ रही थी, डिफ्लेक्शन आ रही थी, ड्यू टू बिकॉज द मूविंग करंट पार्टिकल्स बिहेव्स लाइक ए टाइनी मैग्नेट। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को नहीं काटती, डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर। ठीक है बात, द इंटरसेक्ट एट 30 डिग्री, काटती नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। या नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस बाय अ बार मैग्नेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम पोल एंड एट विच पोल। ये कह रहा है कि ये मैंने एक बार मैग्नेट ली, इसका ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब इसकी पोलैरिटी हमें बतानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे जाके रुकी। अगर हम आउटसाइड बात करते हैं तो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ की तरफ जाती है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ होंगी। लेकिन ये कहाँ पे होगी, आउटसाइड, प्रॉपर्टी कहाँ पे होगी, आउटसाइड द मैग्नेट। अंदर की अगर बात करते हैं तो अंदर क्या होगा, ये साउथ से नॉर्थ जाएगी, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, आउटसाइड तो इनकी होगी नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन, और अगर बात करते हैं इनसाइड की तो इनसाइड क्या होगा, साउथ से लेके नॉर्थ तक। याद रखना ये क्या है, एक क्लोज लूप बनाती है, दे फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, ये क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है। यहाँ पे क्लोज लूप का मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज में क्लोज लूप में यहाँ पे नहीं बनता। तो अगर ये बात करता है यहाँ पे मैग्नीफाई मिलेगा, मतलब इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, तो ये आउटसाइड पूछे। ठीक है, आउटसाइड की अगर बात करते तो आप यहाँ पे आउटसाइड भी बता सकते हो, इनसाइड भी बता सकते हो। आउटसाइड क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ओरिजिनेट स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 79, choose the correct statement. Lines of force is an imaginary line, not be imaginary line. No, it is totally an imaginary lines. हमने कभी भी मैग्नेट के अराउंड वो लाइन बनी हुई नहीं देखी। ठीक है, हमने सिर्फ इमेजिन कर रखा कि इसके अराउंड कुछ ऐसी लाइंस है जिसकी वजह से अपने को फोर्स फील हो रही है। ठीक है, दो मैग्नेट को पास में रखेंगे तो वहाँ पे कोई पैटर्न थोड़ी ना बना हुआ दिखता है अपने को। क्या होता है, सिर्फ वो फोर्स जो है वो हम फील कर सकते हैं, है ना। तो इमेजिनरी लाइन्स है। लाइन्स ऑफ फोर्सेज कैन नॉट फॉर्म नोट भी मैप्ड ऑन पेपर, पेपर पे बनाई जा सकती है। ये पेपर पे ही तो बना रहे हैं हम इस तरीके से। ठीक है, ये लो बना दी पेपर पे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत। द लाइन्स ऑफ फोर्सेज डू नॉट इंटरसेक्ट, हाँ जी इंटरसेक्ट ये नहीं करते, अपने को करेक्ट बताना था, इंटरसेक्ट ये कभी भी नहीं करेंगी। ओके, लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऑलवेज इंटरसेक्ट ईच अदर, नो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी कंडीशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the shape of the earth magnetic field resemble to that of the imaginary which, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेट, या करंट कैरिंग सर्कुलर कोई। अगर यहाँ पे देखो अर्थ की बात करते तो अर्थ की शेप आप लोगों को पता होगी कैसी है, मतलब इलिप्टिकल शेप है। कैसी है, थोड़ी सी इलिप्टिकल, और वो अपनी एक्सिस पे बिल्कुल सीधी नहीं है। ठीक है, ये हम मानते हैं अपनी नॉर्थ और साउथ वाली सिस्टम। ठीक है, नॉर्थ और साउथ इस तरीके से, ये मैग्नेट वाला है, मैग्नेटिक लाइन है ये, और ये है अपने पास जियोग्राफिकल एक्सिस, लाइन नहीं बोलेंगे इसको। ये क्या है,
मैग्नेटिक एक्सिस और ये क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कुछ एंगल पे हैं और ये एंगल भी आप लोगों को यहाँ से पता होना चाहिए, दैट इज 15 डिग्री। कितने एंगल पे है ये, 15 डिग्री के एंगल पे है। अब ये कह रहा है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो कुछ इस तरीके से होगा वो, मतलब अंदर से भी आएंगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर इस तरीके से आएगी। ये तो कुछ रिजेम्बलेंस लग रही है किसके जैसी, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बार मैग्नेट की वजह से। ठीक है, किसके जैसा होगा, ये बार मैग्नेट के जैसा होगा, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, ओके जी। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है जी, तब तक ये पढ़ते रहिए अपना, थैंक यू सो मच।